एक अहम खबर देखिए, रूस से सस्ते तेल खरीदने पर अमेरिका का दोहरा रवैया है। भारत को चेतावनी दी, जबकि जर्मनी पर बिल्कुल चुप्पी साध लिया गया। रूस से भारत तेल खरीदेगा तो पाबंदियों का उल्लंघन नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स कह रहा है। भारत को तय करना होगा कि वो किस ओर खड़ा होना चाहता है, यूएस कह रहा है। रूस ने भारत को सस्ते में तेल गैस खरीदने का ऑफर दिया है। अब आप देखिए, इसमें जर्मनी को लेकर उसका रवैया अलग, हिंदुस्तान को लेकर उसका रवैया अलग। बहुत संक्षिप्त टिप्पणी रखिएगा संजय जी। देखिए, लड़ाई इसी बात की है। असली लड़ाई जो है, अमेरिका अपने लिए एनर्जी मार्केट तलाश रहा है। 30% जो सप्लाई होती है जर्मनी को। अरे तो दुनिया उसका ये रवैया नहीं देख रही है कि जर्मनी के लिए अलग, हिंदुस्तान के लिए अलग है रवैया आपका? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, जर्मनी से तो उन्होंने रास्ता बंद ही कर दिया। वो जो पाइपलाइन बन रही थी, जो कपिल सर, ऐसे में हिंदुस्तान को तय करना है कि वो किधर खड़ा दिखाई देगा। ये क्या बात हुई? हिंदुस्तान अपना इंडिपेंडेंट खड़ा होगा, हिंदुस्तान अपने निर्णय लेगा। आज का हिंदुस्तान वो कमजोर हिंदुस्तान नहीं है। बाइडेन हिंदुस्तान को इंग्लैंड की कॉलोनी न समझे। आज का हिंदुस्तान सशस्त्र ताकत हिंदुस्तान है। बाइडेन समझता क्या है? बाइडेन का खुद आदमी तो एक लड़ने को तैयार नहीं है, वहां पे जाने को। दूसरों को वहां पे वो करता है, धमकी देगी तो देखे बाइडेन। क्या कर लेगा बाइडेन हमारा? क्या समझता है अपने आप को? और एक देखिए, ये जो नया फोर्सेस अभी कैलाइन हो रहे हैं, 1943 में भी भारत एक एशियन रीजनरेशन की बात हुई थी। अगर ये एटीट्यूड अमेरिका और बोरिस का रहेगा, अरे कहते हैं कत्ल करवा दो पुतिन का, दुनिया भर के हथियार है ये। अगर ये लोग बेस्ट का एटीट्यूड लगाएंगे तो आज एशिया सारा एक होकर के खड़ा होगा। मैं बता दूं, चाइना और इंडिया भी साथ आएंगे, एक बार को भूल जाएंगे अपनी लड़ाई को। और अगर ये इस तरीके से वॉर बढ़ती है तो चाइना तक इंडिया को वापस देने को टेरिटरी तैयार हो जाएगा, लेकिन अमेरिका को नहीं झेला जाएगा। समझता क्या है अमेरिका अपने आप को इस समय? क्या साहब, भारत क्या आप दिखा देगा कि एक्चुअली, या फिर न्यूट्रली रहेगा, दोनों तरफ ही रखेगा अपनी बात? देखो, भारत अपना जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के साथ चला हुआ है, भारत के हित जिस तरफ है वैसे। अभी भारत तो हरदम ये है न्यूट्रल। मुझे अमेरिका भी इंपॉर्टेंट है, रूस बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर भारत वो करेगा जो भारत के हित के लिए, नेशनल इंटरेस्ट। क्योंकि ऑयल और गैस सस्ते दाम में रूस दे रहा है, भारत लेगा। क्योंकि भारत चाहता है कि अभी देखो इसका रेट $100 से ज्यादा हो गया है ऑयल का। तो भारत को अगर मिल रहा है, यह भी कहा अमेरिका ने कि ये इसके कॉन्ट्रडिक्शन में नहीं है, पर वो नहीं चाहता भारत ले, मगर भारत लेगा। क्योंकि भारत जो है एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के साथ, भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता इसमें बनाए रखेगा, अपनी बातें कहते हुए और अपना स्टैंड दिखाते हुए। एक अहम खबर आपको बताता हूं, यूक्रेन से जंग के बीच रूस पर प्रतिबंधों का दौर जारी। सैंक्शंस किधर ले जा रहे हैं रूस को, अब जरा वो भी देख लीजिए। रूसी ट्रांजैक्शंस की जांच करेंगे ईयू रेगुलेटर्स, यूरोपियन यूनियन के रेगुलेटर्स जांच करेंगे। अगर जांच ही वहीं के लोग करेंगे तो जांच में क्या आएगा ये भी समझ लीजिए। रूस बेलारूसी ट्रांजैक्शंस के जांच के आदेश दिए गए हैं। कनाडा का भी रूस पर एक और प्रतिबंध। कनाडा ने 15 और रूसी अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाया। कनाडा ने 15 और रूसी अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाया। और उधर यूरोपियन यूनियन की तरफ से जांच की जाएगी रूस और बेलारूस के बीच में हुए ट्रांजैक्शंस की। ईयू रेगुलेटर्स उसकी जांच करने वाले हैं। अब जरा देखिए सैंक्शंस को लेकर आज की स्थिति क्या है और रूस के सामने किस तरह की चुनौतियां हैं। रूस वाकई सैंक्शंस के आगे परेशान तो है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की रूस को लेकर चेतावनी। मूडीज ने कह दिया है कि 21 स्केल पर अगर हम इसको देखते हैं तो नीचे से दूसरा या तीसरा बन गया है अब रूस। और अगर ये स्थिति रही, और ये बताता है कि जोखिम कितना ज्यादा है अगर आप किसी जगह पर निवेश करते हैं। रूस अभी सबसे ज्यादा जोखिम वाले देशों में गिना जा रहा है। डिफॉल्टर होना तय इसलिए दिखाई दे रहा है रूस का, क्योंकि रूस को अभी जो कर्जा चुकाना है, खासतौर से वो कर्जा जो उसने बॉन्ड्स की सूरत में लिया हुआ है, और वो भी यूरो और डॉलर जिसमें उसने लिए थे, और उसी करेंसी में उसको चुकाना भी है, वो $117 मिलियन से ज्यादा है। और अगर आप देखें तो रूस का $630 बिलियन का विदेशी मुद्रा भंडार जो है उसको पहले ही फ्रीज कर दिया गया है। तो वो चुकाएगा कहां से? 2 बॉन्ड्स के निवेशकों को $117 मिलियन का ब्याज चुकाना, या तो डॉलर में चुकाना पड़ेगा या तो यूरो में चुकाना पड़ेगा। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जारी ये बॉन्ड्स डॉलर के लिए किए गए थे, जिसको यूरो में भी चुकाया जा सकता है। लेकिन ये आएंगे कहां से इतने डॉलर और यूरो? रूस की सरकार समेत कई कंपनियों पर $150 अरब, जिसमें गैज़प्रॉम जैसी कंपनी जो नॉर्ड 1 और नॉर्ड 2 में जिसने इन्वेस्ट किया हुआ है,
या जो ल्यूक ऑयल वहां की एक बड़ी कंपनी है, या स्वेयर बैंक वहां की एक तीसरी बड़ी कंपनी है, इन सभी के ऊपर ये कर्ज है निवेशकों का। 1917 की क्रांति के बाद रूस पहली बार डिफॉल्टर। 1917 में विदेशी कर्ज जो लिया गया था वो बोल्शेविक क्रांति के बाद नहीं लौटाया जा सका था, जबकि 1998 में कर्ज में डिफॉल्ट हुआ था, लेकिन वो डोमेस्टिकली हुआ था। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की चेतावनी, 35 से 65% तक गवा सकते हैं निवेशक। 35 से 65% तो फिर भी कंजर्वेटिव, क्योंकि ये चाहा जा रहा होगा कि इसकी वजह से पैनिक ना हो जाए। शिवाज साहब को एक कमेंट। देखो, मैं बिल्कुल मानता हूं दिनेश, यही नुकसान होने वाला है रूस को बहुत ज्यादा, क्योंकि इसको जो 640 बिलियन डॉलर इसके पास रिजर्व है वो भी फ्रीज हो गया। 50% कर्जा है इसका करीब 320 बिलियन डॉलर। वो पैसा इसने देना है, नहीं तो इसकी रेटिंग डाउन होती जाएंगी। सर, लेकिन एजेंसीज एक और बात कह रही हैं, हमको चिंता है डिफॉल्ट की, लेकिन इससे वैश्विक वित्तीय संकट खड़ा हो जाएगा ऐसा नहीं है, ये भी कहा गया। ये भी है, और एक और है जो प्रॉब्लम इसके अंदर क्या है, रूस के अंदर जो कंपनियां हैं उनका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, वो वहां पर अभी निवेश नहीं करेंगे। ये एक सबसे बड़ा, ये फॉर द टाइम बीइंग है, रूस को लेकर यही आउटलुक बन जाएगा। प्रोफेसर कपिल कुमार, आ रहा हूं संजय जी आपके पास। एक बात मत भूलिए कि खाली रूस की कंपनियां ही ट्रेड नहीं करती थी अमेरिका से। जो अमेरिकन कंपनी सप्लाई करती थी रूस को, उनका मार्केट डाउन नहीं हो रहा, उनका फाइनेंशियल लॉस नहीं हो रहा। इसका कैलकुलेशन क्यों नहीं देता? तो क्या ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है सर? मैं वही तो कह रहा हूं कि इसका कैलकुलेशन अमेरिका क्यों नहीं देता, आईएमएफ इसका कैलकुलेशन क्यों नहीं देता? ये एक तरफा नहीं है। और एक चीज मैं और बता दूं, इसमें आप लोग साइकोलॉजी भूल रहे हैं। वेस्टर्न जो लेजर की साइकोलॉजी है, वो लेजर के बिना नहीं रह सकते। रूसी जो है वो चना खा के भी रह सकता है और लड़ सकता है, और उन्होंने प्रूव किया। कितने मरे थे उनके सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर भी। अंग्रेजों ने जो लड़ाई जीती थी वो रूसियों के बेस पे जीती थी, कॉलोनीज के हिंदुस्तानी सिपाहियों के बीच पे जीती थी, अपने बलबूते पे नहीं जीती थी। और एक चीज और लास्ट में कहूंगा मैं आपको, जनरल साहब इस बात की गवाही दे देंगे, जो शस्त्र होते हैं उनकी भी एक एक्सपायरी डेट होती है। ठीक है, ये जो इतने दिन से शस्त्र बन रहे थे ना, मेरा एनालिसिस ये है कि रूस ने अभी जो शस्त्र इस्तेमाल किए हैं यूक्रेन के ऊपर, वो जो उसकी एक्सपायरी डेट के नजदीक आने वाले शस्त्र थे वो इस्तेमाल किए हैं। बहुत बड़ी इन्वेंट्री बची हुई है। जी हाँ। ठीक है संजय सर, दो तीन बात देखिए, ये बात पक्का है कि एक कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंसी है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, बाजार में। और ये बात मान के जैसे कि आपने देखा कि चाइना का स्टेटमेंट आया, चाइना चाहता है कि हमारा इकोनॉमिक लॉस हो रहा है, हम नहीं चाहते कि ये प्रोलॉन्ग हो लड़ाई। लेकिन आप ये बात मान के चलिए कि रूस के पास दो बहुत बड़ी ताकत है आज भी। एक जो एनर्जी है, जो चाइना कभी भी खरीदने के लिए तैयार बैठा है। भारत ने भी $1.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट वहाँ के एनर्जी सेक्टर में किया हुआ है। और दूसरी बात, जो वहाँ हथियार है, रूस के पास बहुत बड़ा एक हथियार है। अगर वो मार्केट बन ही रहा है, आप जिस तरीके के हालात आज हो रहे हैं, ईरान है, आप जो तो आप लोगों की बातों का क्रक्स लेकर जाता हूं, इंटरडिपेंडेंट इकोनॉमी है। अगर रूस को नुकसान हो रहा है तो ऐसा नहीं हो सकता कि अमेरिका को ना हो, लेकिन अमेरिकी अपने लेजर्स पर भरोसा करते हैं। कपिल साहब कह रहे हैं कि उनको क्रेडिट डेबिट देखना ज्यादा पसंद है, और रूसी जो है वो चने खाकर भी लड़ाई लड़ सकते हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।